हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सभी? चलो, अपनी बीट की क्रॉप चल रही थी, तीसरा लेक्चर है शायद अपना आज का। और स्टार्ट करते हैं अपने बीट की क्रॉप। अपने वैरायटी कर रहे थे, किस में कर रहे थे ना। और कल अपने नोरिन 10 के बारे में पढ़ा था कि नोरिन 10 की खोज किसके द्वारा की गई, कहां पर की गई। और बात करें अपने नोरिन 10 की तो ये एक वैरायटी थी जापान की, जिसके अंदर अपने देखा जाए तो ड्वार्फनेस का, बोनेपन का जीन था, जिसके कारण पौधे की हाइट कैसी रहती थी, छोटी। आजकल जो भारत के अंदर नोरिन 10 का जीन यूज हो रहा है वो कौन सा? RH फर्स्ट और RH2 यूज हो रहा है। RH फर्स्ट और RH2 आजकल कौन से जीन यूज हो रहे हैं नोरिन 10 के? RH1 और RH2। RH की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड्यूस हाइट फर्स्ट और रेड्यूस हाइट सेकंड। ये दो जीन यूज हो रहे हैं। और जीन रिस्पॉन्सिबल टू ड्वार्फनेस इन वीट। वीट के अंदर ड्वार्फनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार जीन है वो कौन सा है? नोरिन 10 है ना, जिसको गोंजी राव इंजुका के द्वारा खोजा गया था जापान के अंदर। एक वैरायटी जिसका नाम नोरिन 10, उसी के नाम पर इस जीन का नाम क्या रख दिया? नोरिन 10 नाम रख दिया था ना। ठीक है। उसके बाद अपने ट्रिटिकम एस्टिवम की थोड़ी बहुत किस्में की है, और बाकी अपने देखते हैं और किस्में कौन कौन सी है। तो ट्रिटिकम ड्यूरम की किस्में देखो, जिसको अपने काठ या गेहूं बोल देते हैं। जिसको अपने क्या बोलते हैं भी? काठ या गेहूं या मकरोनी वीट बोल देते हैं। मकरोनी, मकरोनी या काठिया, जिसका यूज मकरोनी, काठिया, या फिर अपनी बात करें इसको अपने ड्यूरम बीट। और इसका उपयोग होता है सूजी का आटा बनाने में या फिर सेमियों का आटा बनाने के रूप में। ठीक है। इसकी किस्में देखो, राज 911 है, जयराज, मालवराज, HD 4530 है, NP 404 है, और मेघदूत है। कौन सी है? मेघदूत है। तो टिटिकम ड्यूरम की राज 911, जयराज, मालवराज, HD 4550, NP 404 और मेघदूत, ये किस्में हैं। और किसकी किस्में? ये ट्रिटिकम ड्यूरम की किस्में है। किसकी है? ट्रिटिकम ड्यूरम की। उसके बाद ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या? मैन मेड सीरियल है, जो सिक्कल सीरियल और ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस है। राई और गेहूं का क्रॉस है ये। इसका राई और गेहूं, सिक्कल सीरियल। सिक्कल सीरियल और ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस, जिसको अपने बोलते हैं ट्रिटिकल, जो रिम्पू के द्वारा तैयार किया गया था। और इसकी एक ही किस्म है DT46। कौन सी? DT46, DT46। कौन सी? DT46 किसकी किस्म है? ट्रिटिकेल की है। म्यूटेशन वैरायटियां, उत्परिवर्तित किस्में। उत्परिवर्तन के द्वारा MS स्वामीनाथन द्वारा सरवती सोनारा, सरवती सोनारा को तैयार किया गया। ये एक म्यूटेशन वैरायटी है, पीछे बताया था, जो सोनारा 64 से तैयार की गई है। पूसा लर्मा दूसरी कौन सी है? पूसा लर्मा, जो लर्मा रोजो 64A से तैयार की गई है। जो लर्मा रोजो 64A से। तो उत्परिवर्तित किस्में पूछे आपसे गेहूं की, तो सरवती सोनारा है, जो सोनारा 64 से तैयार की गई है। और पूसा लर्मा है, जो लर्मा रोजो 64A से तैयार की गई है। जो लर्मा रोजो 64A से तैयार की गई है। तो सरवती सोनारा, सोनारा 64 से, पूसा लर्मा, लर्मा रोजो 64A से तैयार की गई है ना। एक इसमें थोड़ी आपने याद रखनी है, जो म्यूटेशन वैरायटियां हैं, जो उत्परिवर्तन के द्वारा तैयार हुई है। उसके बाद में लवणता के अंदर उगने वाली, अगर अपनी बात करें लवणीय मिट्टी के अंदर, खारी मिट्टी के अंदर बोल दो, या लवणीय मिट्टी के अंदर बोल दो, कि ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं जो लवणीय मिट्टी के अंदर भी अपने उगा सकते हैं। तो वो वैरायटियां जैसे कि K65 है। कौन सी? K65, WH 157, PW 65, और राज 1972, राज 3077, लोकवन KRL 166। और उसके बाद में आप याद रख सकते हो जोब 666, जोब 666।
ये कौन सी मिट्टी में उग सकती है? लवणीय मिट्टी के अंदर उग सकती है। ये वैरायटियां कौन सी है? गेहूं की वो किस्में है जो लवणीय मिट्टी के अंदर उग सकती है। K65 है, WH157 है, PVW65 है, राज 1972 है, राज 3077 है, लोक 1 है, KRL14 है। ये भी इंपोर्टेंट वैरायटी है जो करनाल हरियाणा से निकाली गई है। गेहूं की अन्य प्रचलित किस्में जैसे कि राज 3765 है जो पछेती बुवाई के लिए उपयोगी है और क्रॉप लॉगिंग मतलब गिरती नहीं है। ये भी लोक 1 पछेती बुवाई के लिए, राज 3070 लवणीय क्षेत्र व पछेती बुवाई के लिए अच्छी है, राज 3770 दुर्गापुरा से विकसित है। कहां से? दुर्गापुरा से। उसके बाद राज 4120 ये रोली रोगों के प्रतिरोधी है। मालविया और WH147 चपाती बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म है। कौन सी? WH147। 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 और चपाती बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो राज 1482। राज 1482 ये भी चपाती के लिए एक अच्छी किस्म है। राज 1482। कौन सी? राज 1482। राज 1482। राज 1482। ठीक है। उसके बाद में नई किस्में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई किस्में जो नई रिलीज हुई है वैरायटियां उसके अंदर है HD2830 उषा गोल्ड जिसको WR544 बोलते हैं, स्वर्ण है जिसको HI1479, अमृता HI1500, ऊर्जा HD2864, उषा तृप्ति HD2833, श्रेष्ठ HD2687, आदित्य HD2781 और HD2888 और पूर्वा जिसको HD2824 के अन्य नाम से भी जानते हैं अपने। ये नई वैरायटियां हैं, नवीनतम किस्में हैं। HD4713 काठिया गेहूं की नई रिलीज वैरायटी है। उषा विशेष HD2851 इसका दूसरा नाम है। HD4713 और सभी IARI नई दिल्ली से जारी की गई है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जितनी भी अपने नई किस्में पड़ी है यहां तक पूरी की पूरी किसके द्वारा रिलीज की गई है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इनको रिलीज किया गया है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा PBW 502 को रिलीज किया गया है जो करनाल वंट रोग के प्रतिरोधी है। करनाल वंट रोग के प्रतिरोधी, करनाल वंट रोग के क्या है? ये प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी? PBW 502। एक है DBW 14, DBW 14 जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ये नवीनतम किस्में हैं जो नई किस्मों की बात करें अपनी।
ठीक है, इनको नोट कर लेना। फिर अपने यूपी की वैरायटियां भी लिखेंगे जो डबल जीन बाय ट्रिपल जीन है ना, स्पेशल जो यूपी की है। ये नई रिलीज हुई वैरायटियां है। नोट कर लिया, चलो आगे देखते हैं अपनी। तो अन्य वैरायटियों में लिखोगे आप, अन्य किस्मों में अन्य किस्में ना लिख के अपनी दो तीन वैरायटियां और लिखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो लिखोगे आप टॉल वैरायटी, जो बहुत लंबी किस्म होती है। टॉल वैरायटी, लंबी किस्म। C306, ये बहुत लंबी वैरायटी होती है C306। और ये C306 किसके लिए है? ये अपने ब्रानी एरिया के अंदर, रेनफेड एरिया में, वर्षा आधारित खेती में। पानी की कमी वाले क्षेत्र में इसको अपने उगा लेते हैं। किसको? लंबी किस्म C306 को। टॉल वैरायटी है ये। समय पर बुवाई के लिए सिंचित एरिया में, सिंचित क्षेत्र में, इसकी बात करते हैं अपनी कि ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं जो टाइमली सोइंग कर सकते हैं सिंचित क्षेत्र में। इसको आप लिख सकते हो जैसे कि कंचन है, राज 3765, कंचन राज 3765, कंचन है, राज 3765 है। ठीक है, कंचन राज 3765। और भी लिख लो, मैं लिखवा देता हूं आपको। PBW 154, PVW 154, HD 2687, HD 2687 और HD 2448। ये अपनी टाइमली बोने के लिए सिंचित क्षेत्र के अंदर। ठीक है, पछेती बुवाई के लिए लिख लो आप। पछेती बुवाई के लिए जब अपने सोइंग करने में लेट हो जाए तो वो कौन कौन सी किस्में बोई जा सकती है, उसकी बात करते हैं। लेट सोइंग के लिए, तो लेट सोइंग के लिए PBW 373, PBW 373, राज 3765, PBW 343, PBW 343 और 533, PBW 533, 533।
तो ये तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई तीनों वैरायटियां जो अपने पछेता बो सकते हैं इनको। उसके बाद में राज 3765 और राज 4083, राज 3765, राज 3765 और राज 4083, राज 4083। और पछेती बुआई के लिए एक किस्म और है जिसका नाम है HD 2688। ये कौन सी है? HD सीरीज की है, HD 2688। ये वैरायटियां कौन सी है जिसको अपने पछेता बो सकते हैं? ठीक है, ये वैरायटियां आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा है नहीं कि लॉजिक पूर्ण कोई बात हो, तो ये तो एक प्रकार का रट्टा मारने वाली बात है, याद करनी पड़ती है इन वैरायटियों को। इंपॉर्टेंट अपने देख लेंगे कौन कौन सी है। इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना आप। चलो, दो इंपॉर्टेंट वैरायटियां और देखो इसके अंदर। 240 पे 240 240 संवेदनशील, कि जिन पर 240 का छिड़काव नहीं किया जा सकता, उसके अंदर पहली है HD 2009। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसका दूसरा नाम अर्जुन होता है। एक वैरायटी है सोनक। इन दो किस्मों पर अपने 240 का छिड़काव नहीं कर सकते। बाकी गेहूं की क्रॉप पर चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए 240 का छिड़काव किया जा सकता है। उसके बाद में बरानी खेती के लिए कम पानी के अंदर, बरानी खेती में या रेनफेड वर्षा आधारित खेती, इसके अंदर आप बो सकते हैं C303, C606, कुंदन मुक्ता। कौन कौन सी? कुंदन और कौन सी वैरायटी? मुक्ता। ये वैरायटियां इंपॉर्टेंट है भी। कुंदन मुक्ता की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो बरानी खेती में या कम पानी में उगाई जा सकती है? वो कुंदन और मुक्ता दोनों इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं। BL 804 और BL 829, BL 804 और BL 829, BL 804 और BL 829, BL 804 और BL 829। BL 804 और BL 829 ये वो किस्में हैं जिनको अपनी बरानी खेती के अंदर उगाया जा सकता है। ठीक है,
आगे लिखो बायो फोर्टिफाइड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बायो फोर्टिफाइड। बायो फोर्टिफाइड किस्में, ऐसी किस्में जो बायो फोर्टिफाइड है। बायो फोर्टिफाइड जो जिसके अंदर किसी ना किसी पोषक तत्व की अच्छी मात्रा होगी। तो बायो फोर्टिफाइड 2017 में 2017 बायो फोर्टिफाइड में 2017 में मोस्ट इंपोर्टेंट है WB02। WB02 ये है जिंक रिच, जिंक या आयरन रिच वैरायटी। जिंक और आयरन रिच वैरायटी, इसके अंदर जिंक और आयरन की अच्छी मात्रा है, जो WB02 है। एक है HPBW01, 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 ये भी आयरन और जिंक रिच वैरायटी है। ये भी क्या है, जिंक व आयरन रिच। इसके अंदर जिंक व आयरन की अच्छी मात्रा है। कौन सी, HPBW01। इनको अच्छे से लिख लेना, भी इंपॉर्टेंट वैरायटियां होती है ये। उसके बाद में 2020 के अंदर जो रिलीज हुई है वो देखो, HD 3298, HD 3298, DVW303, DVW303, DVW303 और DDW48। और इनके अंदर क्या है, ये प्रोटीन एंड आयरन रिच वैरायटियां है। जितनी भी है इन सभी के अंदर क्या है, प्रोटीन एंड प्रोटीन और आयरन, लोहे की मात्रा, रिच वैरायटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको अच्छे से याद कर लेना, ये बायो फोर्टिफाइड किसमें है। ब्रांडी मतलब रेन फेड, अपने ड्राई फार्मिंग के अंदर, ड्राई फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद को उत्तर प्रदेश की किस्में जो इंपॉर्टेंट है,
एकल जीन, एकल जीन यूपी की किसमें कौन सी है, वो देखते हैं अपने एकल जीन में। यूपी 115 और यूपी 262। उत्तर प्रदेश 115 और उत्तर प्रदेश 162। ठीक है, उत्तर प्रदेश 262 है ना। यूपी 115 और उत्तर प्रदेश 262, ये दोनों कैंसी है, एकल जीन है। डबल जीन, डबल जीन के अंदर देखो, यूपी 2003 और यूपी 608। यूपी 2003 और यूपी 608। 608। ट्रिपल जीन के अंदर ट्रिपल जीन, तो ट्रिपल जीन में देखो, यूपी 301, यूपी 310, यूपी 301, यूपी 310 और यूपी 319। यूपी 319। ये वैरायटियां कौन सी है, ट्रिपल जीन है। ठीक है, आगे है सीड एंड सोइंग, बीज व बीज और बुआई का टाइम। बीज और बुआई का समय। बीज और बुआई का समय की बात करें, पहले बात करते हैं अपने सीड की। पहले बात करते हैं अपने सीड की, गेहूं का पर हेक्टर कितना सीड लगता है, कितना डालना चाहिए, या कितने सीड की रिक्वायरमेंट होती है अपने को। अगर अपने इसकी सामान्य सीड रेट की बात करें, जो नॉर्मल नॉर्मल सॉइल के अंदर की नॉर्मल सीड रेट होगी, वो होगी 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। एक हेक्टर में अपने को कितना सीड डालना है, 100 किलोग्राम। दूसरा, अगर समस्याग्रस्त मृदा है, मृदा जैसे कि लवणीय, क्षारीय, लवणीय क्षारीय, या फिर नमी की कमी, मतलब ड्राई फार्मिंग,
तो उस कंडीशन में सीड रेट थोड़ा बढ़ा देंगे, तो कितना रखेंगे, 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इतना 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर अपने कर रहे हैं छिड़काव, ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव, तो रखेंगे 125 से लेकर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, कितना, 125 से लेकर 150 किलोग्राम। अगर अपने डिवलिंग मेथड के द्वारा, डिवलर के द्वारा बो रहे हैं, डिवलिंग मेथड अपना रहे हैं, एक एक बीज को बो रहे हैं, जो अपने छोटे एरिया में बो सकते हैं डिवलर के द्वारा या डिवलर मेथड, डिवलिंग या डिवलर विधि द्वारा, ये अपने रखेंगे 25 से लेकर 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। एक हेक्टर में कितना, 25 से 30, 25 से लेकर 30 किलोग्राम। अगर डिवलर के द्वारा एक एक को बो रहे हैं अपने, तो सामान्य सीड रेट 100 किलोग्राम पर हेक्टर। समस्याग्रस्त मृदा में जैसे लवणीय क्षारीय, अम्लीय या लवणीय क्षारीय दोनों प्रकार की, या नमी की कमी है, तो बीज कम उग पाएगा। अपने को ही पता है कि अगर समस्याग्रस्त मृदा है तो बीज पहले ही ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि प्लांट की पॉपुलेशन सही रखी जा सके। छिड़काव 125 से 150 किलोग्राम। और डिवलिंग के द्वारा जब अपने रिसर्च कार्य के अंदर या फिर कोई वैरायटी पर अपने इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर उगा रहे हैं, तो वहां पर अपने रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करके रखते हैं, तो एक एक सीड को बोते हैं अपने। वो कौन सी विधि होती है, डिवलर विधि होती है। इसमें कितना सीड लगता है, 25 से 30। मतलब बड़े क्षेत्र में नहीं बो सकते इस विधि के द्वारा, बड़े क्षेत्र में नहीं बोया जा सकता, छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी है। उसके बाद में अपने देखते हैं FIRB मेथड। कौन सा, FIRB, फ्रो इरिगेटर राइजर्ड बेड सिस्टम। अगला एक मेथड और कौन सा है, FIRB। इसको डिटेल में करेंगे आगे। एक बार इसकी सीड रेट याद रख सकते हो आप, 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर। एक बार सीड रेट याद रखनी है, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर। आगे करेंगे फ्रो इरिगेटर राइजर्ड बेड सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है। इसको डिटेल में करेंगे आगे, जब इसकी पिक वगैरह देखेंगे आगे आएगी। ठीक है, तो ये फ्रो इरिगेटर राइजर्ड बेड सिस्टम है, जो 75 किलोग्राम सीड रेट लगती है। इसके अंदर पानी वगैरह की भी बचत होती है अच्छी, और उपज वगैरह जो अन्य मेथड में होती है उतनी उपज देखने को मिलती है। उसके बाद में बीज उपचार, सभी के अंदर यही बीज उपचार याद रखोगे। बीज उपचार, बीज उपचार के लिए आपको क्या याद रखना है, तो बीज उपचार का क्रम क्या होता है, बीज उपचार करने का क्रम क्या होता है, तो ये होता है FIR। FIR का मतलब फंजीसाइड कवकनाशी, फंजीसाइड कीटनाशी, मतलब इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब राइजोबियम कल्चर, ठीक है। इस प्रकार से तो कवकनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम कल्चर। तो फंजीसाइड कौन कौन से यूज कर लेते हैं अपने, अगर अपने कवकनाशी की बात करें तो कवकनाशी यहां पर यूज कर सकते हो आप कैप्टान, थायरम, बीटावैक्स, या फिर बॉबीस्टोन वगैरह भी यूज कर सकते हो, बॉबीस्टोन। इनकी कितनी मात्रा, इनकी मात्रा अपने यूज करते हैं, नॉर्मल सी रेंज याद रखना, 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज।
कि 1 किलो सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए कितना डालना पड़ेगा, कैप्टन, थायरम, बीटावैक्स या बोबिस्टोन में से ये डाल देते हैं अपने लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति, जितना बीज होगा उतना डाल दिया जाएगा। कीटनाशी की बात करें तो इंसेक्टिसाइड में अपने यूज कर लेते हैं क्लोरोपाइरीफोस, 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 क्यूनोल, क्यूनोलफोस, ठीक है, क्लोरोपाइरीफोस या क्यूनोलफोस। राइजोबियम कल्चर के अंदर या बायो फर्टिलाइजर में यूज कर लेते हैं अपने एजेटोबैक्टर का, ठीक है। ओके, सीड ड्रिल के द्वारा ही 100 से 125, वो तो मेथड है ब्रोड, कौन से मेथड को ऊपर वाली सीड रेट लिखी थी वो सीड ड्रिल की लिखी थी अपने, 100 125 डाल देते हैं अपने, ये नॉर्मल है। उसके बाद बीज का उपचार, आंतरिक बिजोड़ रोगों के लिए क्या कर सकते हैं आप बीज का उपचार में, जैसे कि लूस मट बीमारी के लिए, आंतरिक बिजोड़ रोगों के लिए, जैसे कि लूस मट लगता है इसके अंदर, लूस मट, इसके लिए आप कर सकते हो गर्म पानी उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी उपचार, गर्म पानी उपचार, गर्म पानी उपचार जिसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट बोल देते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो गर्म पानी उपचार दिया था जेनसन ने। पानी का तापमान कितना होता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना समय के लिए लगते हैं बीज को, तो मात्र 10 मिनट। ना तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ना ही रखने का टाइम ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो सीड का जो एम्ब्रियो वो जल के नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जेनसन के द्वारा दिया गया था 1888 के अंदर। कौन सा, गर्म पानी उपचार मेथड। दूसरा आप यूज कर सकते हो सौर ऊर्जा उपचार, दूसरा आप यूज कर सकते हो सौर ऊर्जा उपचार, धूप के अंदर बीज को सुखाते हैं, सोलर हीट ट्रीटमेंट, सोलर हीट ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको याद रखना है किसने दिया, तो लूथरा वेस्तार 1934 में, ठीक है। धूप के अंदर पहले 1 दिन पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद धूप के अंदर सीड को सुखा देते हैं। ये आंतरिक बिजोड़ रोगों के लिए, जैसे कि लूस मट वगैरह के लिए। 1968 नहीं है, 1988 है।
1888 है। ये आंतरिक विजोड़ रोगों के लिए है। ठीक है, तो ये अपने पास सीड आ गया है। सीड की सोइंग का टाइम, बुवाई, बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर। खेती करें तो दिसंबर का एंड तक हो सकती है। ठीक है, पछेती करें तो टाइमली सोइंग की बात करें समय पर तो अक्टूबर नवंबर है, नवंबर तक बो देना चाहिए। पछेती होगी तो दिसंबर, जहां तक कि जनवरी का फर्स्ट वीक भी चला जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में प्लांटिंग डिस्टेंस, फसल अंतराल, फसल अंतराल, प्लांटिंग डिस्टेंस। तो रो से रो की दूरी आर इंटू आर 22.5 सेंटीमीटर, आर इंटू आर होती है। प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। तो सीधा सा कॉमन आपसे आर इंटू पी पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये रो से रो व प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस रखते हैं। रो से रो व प्लांट की प्लांट। गहराई, डेप्थ की बात करें, नॉर्मल डेप्थ कितनी रखेंगे, नॉर्मल डेप्थ तो ये रखेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर की। ये नॉर्मल अपने को डेप्थ रखनी पड़ती है गेहूं के सीड की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर। तो 5 to 6 सेंटीमीटर गहरा अपने सीड को क्या कर देते हैं, बो देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कितना गहरा बोना है। ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर बो देते हैं अपने। दूसरा, अगर रेनफेड एरिया के अंदर अपने को बोना है, रेनफेड, तो यहां पर आर इंटू पी क्या होता है, बरानी खेती में क्या होता है, 25 से 30, 25 से 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, 25 से 30 इंटू 10 सेंटीमीटर बरानी खेती में, थोड़ा दूर बोते हैं। ये रो से रो और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस आपको याद रखनी है। नॉर्मल 22.5 to 10 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ओके बात, चलो ये हो गया बुवाई, बीज, बीज उपचार और प्लांटिंग डिस्टेंस और बुआई का समय हो गया है। ठीक है, नोट थोड़ा बहुत कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे के पेज पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पर। आगे है बुआई के मेथड, बुआई की विधियां। बुआई की विधियों की बात करें तो ये केरा मेथड है, केरा विधि, केरा विधि है ये केरा विधि है। केरा विधि कौन सी विधि होती है, जिसके अंदर पहले कुंड तैयार किया जाएगा, हल के द्वारा पहले कुंड तैयार किया जाएगा और उसके पीछे बंदा क्या करता है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सीड को डालता रहेगा इस प्रकार से उस नाली के अंदर और इसको मिट्टी के द्वारा दबाता रहेगा। ये केरा विधि है। केरा विधि में सुधार कर दिया कि अपने को अलग से पीछे पीछे बंदा ना चलाना पड़े सीड डालने के लिए, तो ये काम कर दिया। उसी हल के साथ अपने क्या कर दी, पोर लगा दी। यहां पर जैसे कि ये देसी हल है अपना, इस प्रकार से ये दो बंदे इसको खींच रहे हैं, यहां पर सीड डालने के लिए पोर, और ये सीड इस पोर में से आता हुआ यहां पर गिरता रहेगा। ठीक है, ये मेथड कौन सा होता है,
कोरा विधि होती है, जो केरा विधि को सुधार की तैयार की गई है, कोरा विधि। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये सीड ड्रिल मेथड है, मशीन द्वारा, मशीन या सीड ड्रिल द्वारा, जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये मेथड है डिबलर। ये मेथड कौन सा है? डिबलर मेथड है। डिबलर मेथड, यहां पर अपने एक एक बीज को बोएंगे, यहां पर रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी, रो से रो और प्लांट से प्लांट, इन दोनों को ही अपने अच्छे प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। ये डिबलर मेथड कम क्षेत्र में सोइंग के लिए अच्छा है। कम क्षेत्र में अगर अपने को सोइंग करनी है तो डिबलर मेथड, मतलब कोई वैरायटी पर अपने को कोई रिसर्च काम करना हो ना, तब अपने क्या करते हैं, तो एक एक बीज को बो सकते हैं। इसका नाम डिबलर ही क्यों है? डिबलर एक इस प्रकार का कोई एक यंत्र होता है, इस प्रकार का, नीचे से तीखा, इस प्रकार से उसको अपने ऊपर से पकड़ सकते हैं, नीचे से ये इस प्रकार से तीखा होता है। ठीक है, इस प्रकार का, इस प्रकार का मान के चलो आप। ठीक है, जो होल करता है और अपने बीज जैसे पहले पेनिट्रेट किया, यहां पर होल बन गया, वहां पर बीज डाल के ऊपर से मिट्टी से ढक दिया, या फिर ये हाथ से बोएंगे तो भी डिबलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिबलर मेथड है। हाँ, 4 से 5, 6 से 7 कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दो ऑप्शन कभी नहीं होंगे, 4 से 5 और 6 के 7 का। हाँ, 4 से 5 है तो 4 से 5 का करेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं होगा। ज्यादा गहराई में अगर सीड को बो दिया तो एक डोरमेंसी होती है जिसका नाम होता है इनफोर्स डोरमेंसी, वलकृत, वलकृत या इनफोर्स डोरमेंसी बोल देते हैं उसको। जब बीज को ज्यादा डेप्थ में बो देते हैं, अपने ज्यादा गहराई में बीज को बो देंगे तो वो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तो ऐसी इस प्रकार की डोरमेंसी को इनफोर्स डोरमेंसी बोल देते हैं, जो किसान के द्वारा ही की जाती है, जिसके लिए अपने आप ही जिम्मेदार होते हैं। अरे भाई साहब विश्वेश्वर सिंह, ये मैं आपको नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, 1 से 15 नंबर ऐसे नहीं लिखाएगा आपके एग्जाम के अंदर। आपको ही पता है कि गेहूं की सोइंग अपने कब कर देते हैं, एग्जैक्ट टाइम कौन पूछता है? एग्जामिनर कभी आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, और ना ही सोइंग का ऐसा कोई टाइम दिया जाएगा। 36 दिसंबर से लेकर आप जनवरी तक ग्रो कर सकते हैं। ये नवंबर दिसंबर बताया, तो इसको आप कैसे भी लिख लो। अक्टूबर में लोग, जैसे कि अक्टूबर का लास्ट वीक होता है, तब अपने सोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नर्म जो अपनी कॉटन होती है, उस कॉटन की अपने हार्वेस्टिंग करके पानी लगा के कुछ लोग क्या करते हैं, अक्टूबर के अंदर सोइंग कर देते हैं। इसी को आप लिख सकते हो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर भी लिख सकते हो इसको। इसी को आप लिख सकते हो 15 से लेकर 30 नवंबर तक भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो इसको, या फिर आप इसको लिख लो नवंबर का महीना ना, कोई भी चीज लिख लो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कॉमन चीजें हैं, ये तो कॉमन बातें हैं, जो अलग से कोई इसके अंदर अपने को इतनी माथा पच्ची नहीं करनी है। इसको अलग से याद रखना है कि 1 से 15 नवंबर ही याद रखना है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है इसके अंदर। ये नॉर्मल टाइम होता है, रवि का जो टाइम होता है उसी के अंदर अपने सोइंग कर देते हैं। अगर कोई फार्मर लेट हो गया तो वो अपना फार्मर जनवरी तक भी गेहूं को बो देता है। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूज मत हो आप। ठीक है, नॉर्मल है ये चीज। अक्टूबर नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर, कहीं किसी बुक में नवंबर दिसंबर लिखा होगा, किसी में अक्टूबर नवंबर, और किसी में देखा जाए तो दिसंबर जनवरी तक भी लिखा होता है। तो ये तो कॉमन सी चीजें हैं, इसके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप कर दोगे एग्जाम में, अगर बुआई का टाइम पूछा भी गया ना आपसे, ये टाइम आप कर दोगे, इतने पास के ऑप्शन कभी नहीं देगा एग्जामिनर। क्योंकि कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया के अंदर अपने नवंबर के अंदर ही, मतलब फैसिलिटी पर, अगर इरिगेशन की ऐसी फैसिलिटी है तो फार्मर क्या करता है, अक्टूबर के लास्ट के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में बो ही देता है। और ऐसे फार्मर भी होते हैं जिनका खेत ही खाली नहीं होता है, या फिर उनके पास ऐसा इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो जनवरी तक बो देते हैं गेहूं को, जनवरी के फर्स्ट वीक तक। ये नॉर्मल चीजें हैं ना, इसमें अपना इतना कंफ्यूज नहीं होना अपने को इतना। तो ये है अपना सिंगल जीन वैरायटी के लिए, यहां पर डेप्थ भी लिखी हुई है।
नॉर्मल डेप्थ 5 से 6 होती है, सिंगल जीन वैरायटी की 5 से 6, डबल जीन वैरायटी की 4 से 5 और ट्रिपल जीन की 3 से 4। ये डेप्थ आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंगल जीन वैरायटी 5 से 6, डबल जीन 4 से 5 और 3 से 4 होता है ट्रिपल जीन वैरायटी का। उसके बाद में अपने बात करें गेहूं के लिए सिंचाइयां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट अपना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बक बीट का आगे अलग से बीट है, वो स्यूडो सीरियल है, बीट तो नहीं बोलेंगे, स्यूडो सीरियल है वो, उसको तो अलग से करना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं होता। बक बीट कोई बीट नहीं होती है, वो तो एक सीरियल है, स्यूडो सीरियल है, उसको अलग से करेंगे। ठीक है, तो गेहूं की अच्छी फसल उत्पादन के लिए कितनी सिंचाइयों की रिक्वायरमेंट होती है? 6 सिंचाइयों की। अगर हल्की मिट्टी है, अगर अपने पास हल्की मिट्टी है तो अपने को कितनी सिंचाइयां करनी पड़ेगी? 6 से 8। अगर नॉर्मल अपने को 6 सिंचाइयां। जल मांग की बात करें अपने, जल मांग और पीछे लिखवा दिया आपको जल मांग। जल मांग होती है 450 से लेकर 650 मिलीमीटर, इतनी अपनी जल मांग होती है गेहूं की। गेहूं की जल मांग कितनी है? 450 से लेकर 650 मिलीमीटर है, 450 से लेकर 650 मिलीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली सिंचाई, जो है क्राउन रूट इनिशिएशन पर करते हैं अपनी, ये पहली सिंचाई है। चंदेरी जड़ निर्माण जो 21 दिन रेंज आएगी तो 21 से 25 दिन की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी सिंचाई क्ले फुटान के टाइम लेट टिलरिंग मतलब 45 से 50। तीसरी सिंचाई लेट जॉइंटिंग के टाइम 65 से 70। और चौथी सिंचाई अपनी फ्लावरिंग के टाइम 85 से 90 दिन बाद। और पांचवी सिंचाई अपनी मिल्किंग स्टेज दूधी अवस्था 100 से 105। और छठी सिंचाई अपने डफ स्टेज पर करते हैं 115 से 125 दिन की अवधि में। तो ये 6 सिंचाइयां हैं जो गेहूं के अंदर दी जाती है। ठीक है, तो क्राउन रूट इनिशिएशन 21 से 25, लेट टेलरिंग 45 से 50, लेट जॉइंटिंग 65 से 70, फ्लावरिंग 85 से 90 और उसके बाद मिल्किंग स्टेज 100 से लेकर 105 और पकने की अवस्था 115 से 125। आगे अपने करेंगे कि कोई फार्मर के पास एक सिंचाई है तो कौन सी अवस्था में दें, 2 है तो 3 है तो 4 है तो, जब अलग अलग सिंचाइयां अपने पास है, 6 है तो 6 पर दे देंगे। अगर कम पानी है तो कौन सी स्टेज पर इंपॉर्टेंट होता है वो अपने आगे की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में अपने सिंचाई तक करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी का, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद सभी को।
नहीं मिलेंगे, पास के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, फिर अपने नवंबर के अंदर ही करते हैं। सही टाइम क्या होता है? नवंबर होता है। और नवंबर या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक तक कर लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में बताया तो था अभी, अब 125 से 150। और सी ड्रिल के लिए अपने 100 125, वो तो मेथड है, अभी कैसा मेथड यूज कर रहे हैं अपने। हाँ पूछ लेंगे भी। ठीक है, राम पूजन, धन्यवाद आपका। कैरा एंड पोरा की वही सीड रेट होती है अभी, वो तो मेथड है 100 किलोग्राम। और जो प्रोमेटिक सॉइल है उसमें 125 डाल देते हैं, वो मेथड है। चाहे आप सीड ड्रिल से बो, चाहे कैरा या पोरा मेथड से बोए। आगे की क्लास में करेंगे लीफ एरिया इंडेक्स। जो वाटसन के द्वारा दिया गया था, पूरे का पूरा कंसेप्ट है वो। ठीक है, अनिल कुमार अहिरवार, धन्यवाद सभी का, सभी का धन्यवाद। चलो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। सफिशियंट है भी, अच्छा है।